हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू देव डिजिटल क्लासेस। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे इम्पल्स के बारे में। ठीक है, यानी कि व्हाट इज इम्पल्स। लेकिन इससे पहले हम लोग जानेंगे न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, यानी न्यूटन के गति का द्वितीय नियम। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि न्यूटन के गति का दूसरा नियम यानी कि न्यूटन से सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे इम्पल्स। क्लियर है? और जो भी पॉइंट को भी हम डिस्कस करेंगे ये आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या देखेंगे, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो देखिए, इस लॉ के अनुसार संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के समानुपाती होता है, यानी कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। क्लियर है? ठीक है, फिर से सुनिए, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। ठीक है, देखिए यहां पर हम लिखते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम is directly proportional to the applied force। ठीक है ना? देखिए, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट में हमने फोर्स लगाया, ठीक है, तो वो प्रोपोर्शनल हुआ। किसके प्रोपोर्शनल हुआ? यानी कि चेंज ऑफ मोमेंटम लिखा है, यानी कि P2 माइनस P1 बाई, देखिए यहाँ रेट लिखा है, मतलब कि मोमेंटम में अगर चेंजिंग होगा तो टाइम तो लगेगा, है ना? ठीक है, तो यानी कि P2 माइनस P1 बाई T। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर हम फिर से बताते हैं, ये क्या लिखा हुआ है? P2। तो P2 मेरा क्या हो गया? P2 मेरा हो गया फाइनल मोमेंटम, ये हो गया फाइनल मोमेंटम। क्लियर है? और P1 हो गया इनिशियल मोमेंटम, ठीक है। अच्छा, फिर से सुनिए, क्या मोमेंटम के बारे में जानते हैं आप? देखिए, मोमेंटम क्या है? मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तब क्या हमें देगा? वो मोमेंटम देगा, यानी प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। ठीक है, यानी मास को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, मास को वेलोसिटी से। ठीक है, मास को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? वेलोसिटी से। लेकिन ध्यान दीजिए कि यहां पर क्या लिखा हुआ है? फाइनल मोमेंटम, यानी कि जब फाइनल वेलोसिटी को मास से मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या देगा? फाइनल मोमेंटम। और जब इनिशियल वेलोसिटी को मास से मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या देगा? इनिशियल मोमेंटम। ठीक है, तो यह हमारा भी क्या है? फाइनल वेलोसिटी। तो दोनों का प्रोडक्ट क्या कहलाएगा? फाइनल मोमेंटम। यू क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या कहलाएगा? इनिशियल मोमेंटम। ठीक है, लेकिन हमें इतना पता है, इतना तो पता है कि जो मोमेंटम है इसको हम लोग P से इंडिकेट करते हैं। मतलब क्या आया? मास को वेलोसिटी से अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आता है? मास को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? मोमेंटम आएगा। ठीक है, अच्छा, SI यूनिट क्या होता है मोमेंटम का? पता है? पता है कि नहीं? नहीं पता है? चलिए देखें क्या होता है। तो ये क्या है? ये क्या है? मास, यानी कि हो गया kg। ये वेलोसिटी यानी कि मीटर पर सेकेंड, kg मीटर पर सेकेंड। किसका यूनिट है? ये हो गया मोमेंटम का SI यूनिट। ठीक है ना? अब देखिए इसको हम आगे बढ़ाते हैं। क्या लिखा हुआ है? फोर्स प्रोपोर्शनल है। क्या है? ये P2, इसके जगह में क्या लिखेंगे? mv माइनस, इसके जगह में क्या लिखेंगे? mu बाई t। क्लियर है? अब मास को हम क्या करेंगे? देखिए कॉमन ले लिए, क्या बचेगा? v माइनस यू बाई टी। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना? यहां तक क्लियर है? अच्छा, इस लॉ से हम लोग को क्या समझ में आता है और क्या क्या चीज सीखने को मिलता है, इसको बढ़िया समझिए। देखिए, इतना समझ में आ रहा है कि टी जो है कहाँ है? नीचे है। तो टी जितना कम होगा फोर्स उतना क्या होगा? ज्यादा होगा। और टी जितना ज्यादा होगा फोर्स उतना क्या होगा? कम होगा। ठीक है, रेसिप्रोकल है ना? ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना? ठीक है, यानी कि जो मोमेंटम है, मोमेंटम में चेंजिंग होने में अगर कम टाइम लग रहा है इसका मतलब है कि फोर्स ज्यादा लग रहा है। ठीक है, और अगर मोमेंटम में चेंजिंग होने में ज्यादा टाइम लग रहा है इसका मतलब है कि फोर्स क्या हो रहा है? कम लग रहा है। क्लियर है? ठीक है,
तो इसका हम लोग अपना कुछ एक्टिविटी मतलब डेली लाइफ में कहीं ना कहीं ये एग्जाम्पल देखे होंगे। जैसे कि कोई खिलाड़ी किसी फुटबॉल को या किसी गेंद को कैच लेता है, ठीक है, किसी मान ली क्रिकेटर है, गेंद को कैच लेते समय अपने हाथों क्या करता है, पीछे की ओर खींचता है, ठीक है ना। यानी कि गेंद को पीछे की ओर खींच रहा है, मतलब उसका वेलोसिटी को इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी यानी कि वेलोसिटी को जीरो करने के लिए अपना हाथ को क्या कर रहा है, ऐसे कर रहा है, मतलब टाइमिंग को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, ठीक है ना। यानी कि तुरंत वेलोसिटी जीरो नहीं होता है, ठीक है। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, वहां वेलोसिटी को जो वेलोसिटी चेंज हो रहा है मतलब कि धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज होकर के जब वेलोसिटी गेंद का जीरो हो जाएगा बॉल का, तब इसका मतलब बीच में जो टाइमिंग है उस टाइमिंग को हमने ऐसे खींच करके क्या किया, बढ़ा दिया, ठीक है ना। तो टाइम को अगर हमने बढ़ाया तब क्या हो गया, फोर्स हमारे हाथों में क्या होगा, कम लगेगा। मतलब कि जो फोर्स है हमने उस पर जो फोर्स लगाया, ठीक है, वो क्या लगा, कम लगा। तो इसका मतलब है कि गेंद के द्वारा हमारे हाथों में भी फोर्स क्या लगेगा, कम लगेगा। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए, अगर हम अपने हाथों को पीछे नहीं करेंगे तब क्या होगा, तब वेलोसिटी एकाएक जीरो होने का कोशिश करेगा, मतलब टाइम बहुत ही कम टाइम में क्या होगा, बहुत ही कम टाइम में वेलोसिटी चेंज होगा। और जब टाइम बहुत कम लगे इसका मतलब फोर्स क्या होगा, ज्यादा एक्सर्ट होगा। क्लियर है ना यहाँ तक, ठीक है। चलिए यहाँ तक नोट करिए, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये है क्या, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। इसके बाद हम लोग देखेंगे इंपल्स, ठीक है ना। चलिए इसको नोट करिए। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, यहाँ प्रोपोर्शनल है, तो ध्यान रखिएगा। देखिए इसको और आगे बढ़ाते हैं। इसको क्या है, v माइनस यू बाई टी, क्या बोल सकते हैं, v माइनस, देखिए सबसे पहले में हमने क्या लिखा, m, फिर क्या लिखा, v माइनस यू बाई टी, ठीक है। और चूंकि हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है v माइनस यू बाई टी, ठीक है, तो ये क्या हो गया, m, यहाँ पर क्या हो गया, एक्सेलरेशन। क्लियर है ना, यहाँ तक समझ में आ रहा है, ठीक है, ठीक है ना, समझ गए। चलिए अब उसके बाद देखिए, अब उसके बाद देखिएगा, जब हम प्रोपोर्शनल हटाएंगे तब यहाँ पर क्या देंगे, इक्वल देंगे, और यहाँ पर एक कांस्टेंट बैठाना पड़ेगा। ये याद रखना, जब भी प्रोपोर्शनल को इक्वल में बदलते हैं तब हमें कांस्टेंट बैठाना पड़ता है, ठीक है। और यहाँ पर जो k है, इस k को हम लोग बोलेंगे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। क्लियर है, ठीक है, कांस्टेंट। और यहाँ पर हम लोग k का वैल्यू क्या लेते हैं, 1 लेकर के चलते हैं। याद रखना है, k का वैल्यू क्या लेते हैं, 1 ही लेते हैं, ठीक है। इससे क्या पता चलेगा, इससे ये पता चलेगा कि f इक्वल टू, ये हो गया 1, तो ये मेरा f इक्वल टू क्या हो जाएगा, ma। ये समझ में आ रहा है, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है ना, समझ में बात आ गया। अगर k को हमने 1 लिया तो सीधा सीधा f का रिलेशन किससे हो जाएगा, एक्सेलरेशन से, कि जितना ज्यादा हम फोर्स लगाएंगे उतना ही ज्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड होगा। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर हमारा मास क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। ये मास ना घटता है ना बढ़ता है। बात समझ में आ रहा है, चलिए ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे इम्पल्स। यहाँ तक समझ में आ गया, क्लियर है ना, पक्का क्लियर है, ठीक है ना। चलिए इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, इम्पल्स जानेंगे, है ना। चलिए ठीक है, क्या देखने वाले हैं, इम्पल्स, ठीक है। देखिए अच्छा, अभी हमने क्या देखा, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से क्या देखा, ये देखा कि फोर्स जो है इक्वल है क्या, P2 माइनस P1 बाई टी के, ठीक है। यहाँ पर देखिए हमने इक्वल दिया है, इसका मतलब है प्रोपोर्शनल हटा करके जो k लगता है, k का वैल्यू तो 1 ही होता है, तो समझ लीजिए कि वो हट गया, ठीक है। अच्छा, यानी चेंज इन मोमेंटम है, बाय टाइम है, ये तो हम लोग देखा ही है, ठीक है, हमने देखा है इसको। टी डिवाइड में है, इधर लाइन तो क्या चीज में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में होगा, और इधर क्या बच जाएगा, P2 माइनस P1। तो यहां से क्या निकल कर क्या है कि फोर्स और टाइम को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा चेंज इन मोमेंटम के, ठीक है। मोमेंटम में जो चेंजिंग हो रहा है यानी इक्वल हो गया किसके, फोर्स इनटू टाइम के। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। इसी फोर्स इनटू टाइम को या फिर चेंज इन मोमेंटम को क्या कहते हैं, इंपल्स। याद रखिएगा, इसी को हम लोग कहते हैं इंपल्स, ठीक है ना। क्लियर हो गया। इसका मतलब है कि अगर आपसे इंपल्स का डेफिनेशन पूछा जाए तब आप बोलिएगा प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम। देख लीजिए यहाँ पर
प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इज कॉल्ड इम्पल्स। बात समझ में आ रहा है? तो इम्पल्स का क्या फॉर्मूला, क्या डिफिनेशन हुआ? प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इज कॉल्ड इम्पल्स। क्लियर है? यहां तक समझ में आ रहा है? या फिर देखिए चेंज इन मोमेंटम, देख लीजिए, अगर हम इम्पल्स का दूसरा डिफिनेशन देखेंगे तो क्या हो गया? चेंज इन, यहां पर रेट नहीं लगाएंगे, यहां से टाइम गायब हो गया है, ठीक है? टाइम किधर चला गया? फोर्स की तरफ चला गया है ना, यानी चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड इम्पल्स। क्लियर है? देख लीजिए, यानी कि इम्पल्स के बारे में हमने जाना कि प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इज कॉल्ड इम्पल्स, या फिर चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड इम्पल्स। ठीक है ना? मोमेंटम में जितना चेंजिंग हुआ वो इम्पल्स कहलाएगा, या फिर फोर्स और टाइम को मल्टीप्लाई कर देंगे वो क्या कहलाएगा? इम्पल्स कहलाएगा। क्लियर है? चलिए अब हम एक क्वेश्चन आप लोग से पूछते हैं, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इम्पल्स? जब हम लोग इम्पल्स देखे तो इम्पल्स का एसआई यूनिट क्या होगा? बताइए क्या होगा इम्पल्स का एसआई यूनिट? देख लीजिए, फार्मूला से निकल कर क्या आ जाएगा? एसआई यूनिट। देखिए एसआई यूनिट क्या होगा? एसआई यूनिट ऑफ इम्पल्स इक्वल टू क्या हो जाए? यहां से देखिए न्यूटन। देख लीजिए न्यूटन, टाइम का क्या? देखिए फोर्स है तो फोर्स का न्यूटन, और टाइम है तो टाइम का क्या हो जाएगा? सेकेंड, यानी कि न्यूटन इंटू सेकेंड। समझ में आया? यानी कि इम्पल्स का जो एसआई यूनिट है वो होगा न्यूटन इंटू सेकेंड। अगर हम इसको देखेंगे तब क्या होगा? तब इसका बेसिक यूनिट क्या या फिर डेराइव्ड यूनिट क्या बोलेंगे? देख लीजिए, ये मोमेंटम है तो मोमेंटम से मोमेंटम को माइनस करेंगे तो क्या देगा? मोमेंटम ही देगा, मतलब केजी मीटर पर सेकेंड, या फिर हम कहेंगे इसका जो यूनिट होगा वो केजी मीटर पर सेकेंड। ध्यान दीजिए कि एसआई यूनिट अगर बात किया जाए, मतलब यूनिट इसका बात किया जाए तो या तो होगा न्यूटन इंटू सेकेंड या फिर होगा केजी मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, ये हो गया न्यूटन इंटू सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड। ये दोनों किसका यूनिट हो गया? ये दोनों यूनिट हुआ इम्पल्स का। तो ये समझ में आ गया होगा इम्पल्स किसे कहते हैं। बहुत ही आसान था, ठीक है ना? चलिए यहां तक हमने देखा कि न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, उसके बाद हमने देखा क्या देखा? इम्पल्स क्या है। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन फिर से कि जो मोमेंटम है वो कौन सा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है? ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो मोमेंटम है वो वेक्टर क्वांटिटी है। मोमेंटम कौन सा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स क्या है? फोर्स कौन सा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। बात समझ में आ रहा है? क्लियर है ना यहाँ तक? चलिए अब देखिए, जो हमने देखा था F इक्वल टू क्या देखा था? ma देखा था, है ना? तो फोर्स क्या हो गया? वेक्टर क्वांटिटी। एक्सेलरेशन क्या हो गया? वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन मास क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं इस तरह से m। देखिए बात समझ में आ रहा है? क्लियर है यहाँ तक? चलिए समझ में आ गया? इस वीडियो में इतना ही। ठीक है, क्लियर है ना? समझ में आ गया? ठीक है, बाय बाय, थैंक यू।